नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी ये अहम खबर आपको बता दें। हरीश रावत के डीडी हाट सीट से चुनाव लड़ने की खबर सामने आई है। हरीश रावत को डीडी हाट सीट से प्रत्याशी बनाने की मांग की गई है और डीडी हाट सीट से कांग्रेस के सभी 8 दावेदारों ने मांग की है। कांग्रेस दावेदारों ने सर्वसम्मति से प्रदेश नेतृत्व को प्रस्ताव भेजा है कि हरीश रावत डीडी हाट से चुनाव लड़े। ये मांग की जा रही है। उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं। हरीश रावत के डीडी हाट सीट से चुनाव लड़ने की खबरें सामने आने लगी हैं। हरीश रावत को डीडी हाट सीट से प्रत्याशी बनाने की मांग की जा रही है और आपको बताएं कि डीडी हाट सीट से कांग्रेस के सभी 8 दावेदारों ने ये मांग की है। कांग्रेस दावेदारों ने सर्वसम्मति से नेतृत्व को प्रस्ताव भी भेजा है। दरअसल हरीश रावत ने ये संकेत दिए थे कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किस सीट से ये उन्होंने साफ नहीं किया था। तो ऐसे में डीडी हाट सीट से चुनाव लड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। विनोद मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनोद, क्योंकि हरीश रावत ने कहा था कि वो किसी एक सीट से ही चुनाव लड़ेंगे और अब इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि डीडी हाट सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। क्या पूरी जानकारी इस खबर के बारे में? जया, देखिए, अभी फिलहाल बाजार गर्म है चर्चाओं का और केवल इस बात का चर्चा खाली चल रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कुमाऊं के डीडी हाट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि जितने भी उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस बात पर दबाव बना रहे हैं कि अब हरीश रावत को डीडी हाट से ही चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि अभी हरीश रावत ने इशारों में ही इस बात को कबूल किया है, लेकिन अभी फिलहाल तौर पर कोई भी इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाएगी। आखिरकार डीडी हाट से हरीश रावत का चुनाव लड़ना तय हो गया है। लगभग जरूर ये माना जा रहा है कि इन दिनों से चर्चा इस बात की है कि हरीश रावत के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो इस बात का प्रेशर बना रहे हैं कि हरीश रावत को कहीं ना कहीं से किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि पूर्व के जो चुनाव विधानसभा के हुए हैं, उन्होंने 2 जगह से वो विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन दोनों जगह से वो हारे। इस बात को लेकर एक चर्चा इस बात की भी है कि आखिरकार इस बार केवल एक सीट से ही हरीश रावत को चुनाव लड़ना चाहिए। और इस बात की चर्चा है कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से डीडी हाट की विधानसभा सीट से इस बार हरीश रावत चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इस बात की चर्चा है और कोई ऐसी पुष्टि अभी हरीश रावत को लेकर जया नहीं हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आज दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक होगी। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों को लेकर पार्टी के दिग्गज नेता मंथन करेंगे, जिसमें करीब 45 प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल हो सकती है। बैठक में फाइनल मुहर लगने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी पार्लियामेंट्री बोर्ड को प्रत्याशियों की लिस्ट सौंपेगी और उसके बाद प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो एक बड़ी बैठक आज दिल्ली में होने जा रही है। उत्तराखंड चुनाव को लेकर लगातार मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन किया जा रहा है। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान का मंथन जारी है। आज भी एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें टिकट दावेदारों को लेकर मंथन देखने को मिलेगा। करीब 45 दावेदारों पर जल्द मुहर भी लग सकती है। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश तिवारी दिल्ली से मौजूद है, विनोद कुमार लगातार देहरादून से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सबसे पहले अविनाश, मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता बैठेंगे, उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जाएगा। क्या इस वक्त ताजा अपडेट है बैठक को लेकर? देखिए, अगर बात करें तो बैठक दोपहर 12 बजे शुरू होगी, जहां पे अगर बात करें तो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे तमाम सारे पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और उम्मीदवारों के नाम को फाइनलाइज करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर बात करें तो उत्तराखंड के जितने भी कद्दावर नेता हैं, वो अपने साथ साथ अपने पुत्रों के लिए, अपने परिवार और अपने संबंधियों के लिए भी टिकट मांग रहे हैं, जिसको लेकर के अभी भी अड़चन बरकरार है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल लगातार ये कहते हुए आ रहे हैं कि जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, जिसकी स्वीकार्यता जनता के बीच में होगी, उनको हम टिकट देंगे। हम इस बात से परहेज नहीं कर रहे हैं कि किसी नेता पुत्र को या किसी नेता रिश्तेदार को टिकट ना दिया जाए, लेकिन जिनकी स्वीकार्यता जनता के बीच में होगी उनको टिकट दिया जाएगा। इसी बात को लेकर लगातार मंथन चल रहा है यहाँ पे, किस तरीके से उम्मीदवारों को वहाँ पे टिकट दिया जाए जिससे कि कांग्रेस पार्टी विजय हासिल कर सके। कांग्रेस पार्टी एक ये भी
चीज़ का वेट कर रहे हैं कि जब बीजेपी अपनी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करे, बीजेपी अपने जो उम्मीदवार उनकी घोषणा करे, तो उनको ऐसी उम्मीद है कि बीजेपी से भी कई सारे लोग टूट कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। लिहाजा इस बात का भी इंतजार किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने जो उम्मीदवार हैं उनके नाम को लगातार फाइनलाइज कर रही है, जिनको टिकट देना ही है उनके फाइनलाइज कर रही है लगातार नाम, और उम्मीद है कि आज की जब बैठक होगी तो उसमें कई सारे नाम को फाइनलाइज कर लिया जाएगा, जिसकी सूची अगले 2 से 3 दिनों के अंदर जारी कर दी जाएगी। कांग्रेस के तमाम तरह जो नेता हैं वो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं और उनमें से कई सारे नेता दिल्ली आ चुके हैं जो आज की बैठक में शामिल हो गए। वहीं अगर बात करें तो बीजेपी में भी लगातार अब कहीं ना कहीं अंदर से जो सियासत है वो देखने को मिल रही है। बीजेपी के भी कई सारे विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं, जिनमें अगर बात करें तो उमेश शर्मा काऊ जो कि लगातार बीजेपी के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते रहे, वो दिल्ली पहुंचे हैं। दिलीप सिंह रावत वो भी दिल्ली पहुंच गए, मुकेश कोहली ये भी दिल्ली पहुंच गए हैं। ये भी पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लैंसडाउन से हरक सिंह रावत या उनके परिवार के सदस्यों को लड़ने की सूचना आई थी, उसके बाद दिलीप सिंह रावत ने खत भी लिखा था और जो है बाकायदा ये भी कहा था कि उनके सीट पर गिद्ध की नजर है, तो वो भी दिल्ली पहुंचे और पार्टी पदाधिकारियों से यहाँ पे बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है कि वैसे कैंडिडेट को टिकट दिया जाए जो जिताऊ हो और जिन पर जनता भी भरोसा करती हो। अविनाश, मैं लौटती हूँ आपके पास क्योंकि विनोद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार उत्तराखंड में भी मंथन का दौर हम विनोद देख रहे हैं। 45 ऐसे उम्मीदवार जिनके नामों पर मुहर लग सकती है, इस बात की जानकारी है। हालांकि दिल्ली में अभी बैठक होगी, लेकिन उत्तराखंड की सियासत में दावेदारों को लेकर इस वक्त किस तरीके की हलचल है, क्या रणनीति पार्टी की दिखाई दे रही है और क्या कोई नाम अब तक सामने आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है? जया देखिए, अभी कांग्रेस संगठन के लिए टेढ़ी खीर इस बात को लेकर ही बनी हुई है कि आखिरकार जो एक सीट पर करीब 10-10 उम्मीदवार ऐसे हैं उनको किस तरीके से संतुष्ट करेंगे। एक सीट पर करीब 10 से ज़्यादा उम्मीदवार है, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि कांग्रेस संगठन के लिए बड़ी टेढ़ी खीर है। और जहाँ पर कोई अंदर खाने का कोई विरोध नहीं है, तो वो ऐसे नाम है जहाँ पर करीब 45 से 50 सीटों पर नाम फाइनल करने की कोशिश कांग्रेस संगठन की रहेगी। आज एक महत्वपूर्ण बैठक स्क्रीनिंग कमेटी की है, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन अविनाश पांडे मौजूद रहेंगे और उत्तराखंड से तमाम पार्टी के दिग्गज भी आज दिल्ली में डटे हुए हैं। तो दावेदारों को लेकर आज बड़ा मंथन कांग्रेस का होने जा रहा है और एक महत्वपूर्ण यही है कि जिस तरह से एक बड़ी संख्या अलग अलग विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की है, उनको संतुष्ट भी करना है, क्योंकि टिकट एक ही कैंडिडेट को मिलना है और उससे ठीक पहले जहां पर भी कोई विरोध नहीं है वो लिस्ट पहली कांग्रेस जारी कर सकती है। और जहां पर कुछ इस तरीके की आशंका है कि अंदर कलह और विरोध खुलकर सामने आ सकता है, तो उसकी लिस्ट दूसरी जारी कर सकती है। और एक परिवारवाद का भी आरोप कांग्रेस पर लगता रहा है, जैसा कि अविनाश भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि लोग अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए भी टिकट की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी चुनौती है कि किसे टिकट दिया जाए, किसे चुनावी मैदान में उतारा जाए। अविनाश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। विनोद, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और इस बीच देहरादून से एक और बड़ी जानकारी आपको दे, थोड़ी देर में शुरू होगी सीएम धामी की बैठक। भाजपा प्रदेश कार्यालय पर सीएम धामी बैठक करने जा रहे हैं और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। चुनाव को लेकर काफी अहम ये बैठक बताई जा रही है। शाम 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सीएम धामी करने जा रहे हैं, इस बात की भी जानकारी है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी बैठक होने जा रही है चुनाव को लेकर, ये बैठक बहुत अहम है। और जानकारी यह भी है कि शाम 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री धामी करेंगे, ब्रीफ करेंगे कि बैठक में किन मुद्दों पर बात की गई है, किस एजेंडे को लेकर चर्चा हुई बैठक में। और जानकारी है कि अब से थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी भाजपा प्रदेश कार्यालय में। और जहां आज दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है, तो वहीं भाजपा में भी दावेदारों को लेकर, टिकट देने को लेकर मंथन भी होना है। दिल्ली में भाजपा आलाकमान की अहम बैठक है और भाजपा की इस अहम बैठक के बाद प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। और ऐसे में न सिर्फ पार्टी नेताओं की बल्कि वोटर्स की निगाहें भी प्रत्याशियों के चेहरे पर टिकी हुई है कि आखिर किस दल से, किस सीट पर, किस नेता को टिकट मिलेगा। इसके इंतजार में लोग भी बैठे हुए हैं, जनता भी बैठी हुई है। एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त है जब लगातार मंथन का दौर हम देख रहे हैं और माना जा रहा है कि बहुत जल्द ये लिस्ट सामने आ सकती है भाजपा की भी तरफ से, क्योंकि कांग्रेस में भी मंथन का दौर, बीजेपी में भी मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। विनोद का मैं रुख करूंगी, लगातार वो हमारे साथ देहरादून से बने हुए हैं। विनोद, क्योंकि जैसा कि अभी जिक्र कर रहे थे हम सब कि
कांग्रेस में भी मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। यह बहुत बड़ी चुनौती है कि टिकट किसे दिया जाए, लेकिन कांग्रेस ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और ऐसे ही भाजपा में अगर हम देखें तो सिर्फ मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। एक बड़ी बैठक आज भाजपा की भी होने जा रही है। सबसे पहले बैठक को लेकर अपडेट दीजिएगा और उसके बाद किस तरीके का मंथन, किस तरीके की रणनीति आप वहां पर समझ पा रहे हैं टिकटों को लेकर। जया, देखिए कल एक बैठक भाजपा की संसदीय बोर्ड की कल दिल्ली में होनी है और टिकटों के आवंटन को लेकर इसमें महत्वपूर्ण विषय या रखा जाएगा। और आखिरकार जिस तरह से चुनावी रणनीति भाजपा की उत्तराखंड के चुनाव को लेकर है, उसको लेकर तमाम रणनीति इसमें होगी। कल भाजपा की केंद्रीय संसदीय बोर्ड की मीटिंग होनी है। पार्टी के तमाम दिग्गज वहां पर डटे रहेंगे और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम हो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हो, इसी चीज़ का हवाला देंगे आखिरकार किस तरीके की रणनीति उत्तराखंड में टिकटों को लेकर की जाए। और जैसे कि चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस भी अपनी चुनावी रणनीति और टिकटों की दावेदारी को लेकर, आवंटन को लेकर अपनी रणनीति में जुटी हुई है। आज उनकी दिल्ली में बैठक है। कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भाजपा की कल दिल्ली में होनी है। तो चुनावी रणनीति को लेकर ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक कल भाजपा की होने जा रही है। और करीब भाजपा में भी 45 से 50 सीटों की जो पहली लिस्ट जारी होगी, या मतलब ये माना जाए कि ये ऐसी संख्या है, यानी 45 से 50 सीटों पर जहाँ पर कोई ऐसा विरोध नहीं है, दावेदारों की संख्या कम है, तो उसकी लिस्ट पहले भाजपा संगठन की ओर से जारी कर सकती है। इसके अलावा जहाँ पर कुछ ऐसा अंदेशा भाजपा संगठन मान रही है कि कुछ विरोध और कुछ अंतर खुलकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस में तो बड़ी संख्या में उम्मीदवार एक सीट पर हैं ही, ऐसे ही कंडीशन भाजपा में भी है। कुछ ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर चाहे रायपुर हो, कैंट हो या तमाम अन्य ऐसी सीटें जहां पर बड़ी संख्या में उम्मीदवार अब अपनी आस में बैठे हैं कि इस विधानसभा से टिकट मिलने जा रहा है। उसको देखते हुए भाजपा संगठन के लिए ये भी एक बड़ा एक टास्क बिल्कुल। और विनोद, और ऐसे में चुनौती और ज्यादा बढ़ जाती है जब इस वक्त जो मंत्री हैं, जो जिम्मेदार नेता है, वो ये कह दे, वो ये संकेत दे दे कि वो 4-4 सीटों से भी चुनाव लड़ सकते हैं, जैसा कि हरक सिंह रावत ने भी बयान दिया था। तो ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके की रणनीति रहती है और किसके नाम पर मुहर लगती है। बहुत शुक्रिया विनोद आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं भाजपा में टिकट के फॉर्मूले पर मंथन हो रहा है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि टिकटों को लेकर जल्द ही फैसला हो सकता है। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा अपनी लिस्ट जल्द जारी करेगी। सुनिए। तो लगातार टिकटों को लेकर मंथन किया जा रहा है और भाजपा जल्द जारी करेगी लिस्ट। माना जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर लिस्ट सामने आ सकती है। हालांकि मंथन का दौर लगातार हम देख रहे हैं और मदन कौशिक ने इस बात के संकेत दिए हैं कि जल्द ही लिस्ट जारी होगी। तो वहीं उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है और दूसरी सूची में 18 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। सुमंत तिवारी को केदारनाथ, नवीन पिरशाली को रायपुर से टिकट दिया गया, जबकि रविंद्र आनंद को देहरादून कैंट से और राजू मौर्य को डोईवाला से मैदान में उतारा जाएगा। खबरों की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं। उत्तराखंड भाजपा में हरक सिंह को लेकर उठापटक खत्म होने का नाम नहीं ले रही। प्रदेश के वन मंत्री हरक सिंह रावत का अब बड़ बोलापन सामने आ चुका है। हरक सिंह ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि त्रिवेंद्र राजनीतिक अनुभव में बहुत पीछे हैं। हरक सिंह ने कहा कि उम्र में भले ही त्रिवेंद्र बड़े हों, लेकिन राजनीतिक अनुभव में मुझसे बहुत पीछे हैं। और इससे पहले भी हरक सिंह रावत कई बार त्रिवेंद्र रावत पर तंज कस चुके हैं। उम्र में बड़ा होगा मेरे से त्रिवेंद्र रावत, लेकिन राजनीतिक रूप से वो मेरे से बहुत पीछे है। क्योंकि मुझे याद है जब मैं 1981 में मैंने गढ़वाल विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद के बैनर पर सबसे बड़ा प्रदर्शन किया था 13 मार्च 1981 को। तो त्रिवेंद्र रावत जी 3-4 लोगों लेके जीप में लेके श्रीनगर आए थे। तो मेरी पहली मुलाकात त्रिवेंद्र रावत से तब हुई थी। और संघ के दृष्टिकोण से जितनी शाखाएं मैंने लगाई, वो एक महानगर प्रचारक को छोड़ दिया जाए उनके खाते में। तो ऐसा नहीं कि संघ में जो है वो उनका बहुत था, मेरा नहीं था बस। और जब तक मैं था, एक चीज सुनो, जब तो मैं बीजेपी की राजनीति में था
तब तो ये लोग थे कहाँ, सब लोग कहीं नहीं थे। ये लोग तो सब बड़े खुश हुए जब मैंने बात छोड़ी। जहां भाजपा और कांग्रेस में टिकटों को लेकर मंथन का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी उत्तराखंड फतह के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। मंगलवार को आप सांसद संजय सिंह ने जनता के साथ वर्चुअली 9 परिवर्तन संवाद किया और इस दौरान संजय सिंह ने युवाओं के सवालों का जवाब भी दिया। कहा कि भाजपा के कामों से उत्तराखंड की जनता परेशान है। संजय सिंह ने कहा कि उत्तराखंड के बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए पलायन करना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल जी ने अन्य राजनीतिक दलों को गवर्नेंस करना सिखा दिया और इसके साथ ही संजय सिंह ने पार्टी के फ्री बिजली और बेरोजगारी को लेकर 5000 बेरोजगारी भत्ता देने के वादे को फिर से दोहराया। आम आदमी पार्टी ही फ्री बिजली दे सकती है, फ्री शिक्षा दे सकती है, फ्री इलाज दे सकती है और हम सिर्फ कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। वादे से ज्यादा काम करके अगर हिंदुस्तान में किसी पार्टी ने करके दिखाया है तो वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया। वहीं उत्तराखंड में चुनावी अभियान पीक पर है, लेकिन नेताओं के सामने टेंशन है कि वो ज्यादा से ज्यादा वोटर्स के बीच कैसे पहुंचे। चुनाव आयोग ने रैली पर पाबंदी लगा दी है और अब पार्टियों और नेताओं के सामने सिर्फ वर्चुअल ही चुनाव प्रचार का एक माध्यम बचा है। कोरोना ने ऐसे समय पर रफ्तार पकड़ी है जब प्रदेश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। यही वजह है कि कोरोना महामारी से सिर्फ आम आदमी ही नहीं बल्कि नेताओं की भी टेंशन बढ़ी हुई है। मगर नेताओं को अपने स्वास्थ्य से ज्यादा चिंता इस बात की है कि वर्चुअल माध्यम से वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से कैसे कनेक्ट करें। सबसे बड़ी परेशानी पहाड़ी क्षेत्रों में है, जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या है। तो वहीं ऐसे कितने ही वोटर्स और कार्यकर्ता हैं जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है। अभी देखने में आया जो वर्चुअल जो मीटिंग्स होती हैं उसमें जो हमारे पर्वतीय इलाके हैं वहाँ पे कनेक्टिविटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। फिजिकली और वर्चुअल में तो थोड़ी प्रॉब्लम तो रहती है। फिजिकली में ये होता है कि जैसे कोई रैली आ गई तो लोग अपना पूरा जन समर्थन उसमें दिखा सकते हैं, लोगों को एक जगह पे हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन कोरोना की जो गाइडलाइन है इसके लिए चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश तो जारी कर दिए, लेकिन ऐसे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है, लोगों से संवाद स्थापित नहीं हो पाएगा, इसके बारे में भी सरकार को और चुनाव आयोग को गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि चुनाव का टाइम है। एक जो मैसेज है पूरे मतदाताओं तक जाना चाहिए। इस बात को स्वीकार करती हूँ कि थोड़ा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, जिस तरह का आजकल मौसम चल रहा है। देखिए, ये जो हर्डल्स हैं ये सभी के सामने हैं, खाली आम आदमी पार्टी के सामने नहीं। ये हर्डल्स है मौसम के, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे जूझने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ पर हम लोग डिजिटली ना जुड़ पाएँ वहाँ पर हम लोग फिजिकली जाएँ, लोगों के बीच में अपने जो बात है उसको रखें। उत्तराखंड में कोरोना लगातार पैर पसारता जा रहा है। हर रोज 1500 के करीब मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना तो चुनाव नेताओं के लिए परेशानी है, लेकिन मौसम की बेरुखी भी नेताओं के लिए चुनावी अभियान में खलल डाल रही है, जिससे पार्टियों का चुनावी अभियान फीका होता नजर आ रहा है। वर्चुअल हमारी रोज बैठ के हो रही है, परसों भी कई बैठक हुई है, कल भी हुई है। हमने कार्यालय में पूरा अपने अलग से 2 स्टूडियो बनाए हैं, काम चल रहा है। चुनाव आयोग जिस दिशा के अनुसार या जो निर्देश चुनाव आयोग के, तो उसके अनुसार ही हम लोग आगे की चुनावी गतिविधि प्रारंभ कर रहे हैं। उत्तराखंड का ज्यादातर इलाका पहाड़ी क्षेत्र है, जहां मोबाइल कनेक्टिविटी की सबसे ज्यादा दिक्कत है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो ज्यादातर वोटर्स के पास एंड्रॉइड फोन ही नहीं है। ऐसे में नेताओं के सामने समस्या इस बात की है, चुनावी अभियान को कैसे सुचारू रखा जाए। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे दें। देहरादून की रायपुर और कैंट विधानसभा सीट के लिए 10-10 दावेदार। कैंट विधानसभा से बताया जा रहा है कि कैंट विधायक हरबंश कपूर के निधन के बाद से दावेदारों की भीड़ यहां पर दिखाई दे रही है और 10 से ज्यादा लोग मैदान में उतर कर दावेदारी तो कर ही रहे हैं। रायपुर सीट पर करीब 10 उम्मीदवारों को टिकट की आस है। संगठन के लिए दोनों विधानसभा के लिए प्रत्याशी चुनना बहुत बड़ी चुनौती दिखाई देती है। ये टेढ़ी खीर इस वक्त, और टिकट बंटवारे के बाद अंतरकलह खुलने की बड़ी संभावना भी जाहिर की जा रही है। और एक-एक सीट पर 10-10 दावेदार हैं।
ऐसे में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन तो किया जा रहा है, लेकिन टिकट बंटवारे के बाद अंतर्कलह खुलने की संभावना भी जाहिर की जा रही है।